हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ बलेंदु प्रताप सिंह। कक्षा 10 के विज्ञान के इस नई क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, प्रकाश मैंने शुरू किया है और वो 2024-25 का जो नया सत्र है उसके लिए बिल्कुल नई वीडियो मैंने शुरू की है, बिल्कुल नई वीडियो। और ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है। तो लेक्चर नंबर 1 में प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश किरण क्या होती है, ठीक है, और हमें कोई भी वस्तु प्रकाश की मदद से कैसे दिखाई देती है, ठीक है। साथ में प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और परावर्तन के नियम क्या होते हैं, ये लेक्चर नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं। मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है, करना चाहते हैं, मेरे चैनल पे जाइए और आपको चैनल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वीडियो सेक्शन में आप जाइएगा। आपको पहले ही ऊपर ही कक्षा 10 विज्ञान प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन लेक्चर नंबर 1 ऐसा लिखा हुआ थंबनेल आपको दिख जाएगा। आराम से वीडियो मिल जाएगी, पढ़ लीजिएगा। तो परावर्तन के नियम हम पढ़ चुके हैं। परावर्तन के नियम का जो दूसरा नियम था उसमें मैंने ये बताया था कि प्रकाश में जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस पर जो अभिलंब होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, मैंने फुल एक्सप्लेन किया था, बट उसको और बेहतर बनाने के लिए पहले मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, फिर हम आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। देखिएगा, सबसे पहले ये मैंने आपके लिए एक फिगर बनाया है। बड़ी मेहनत करी है इसको मेंटेन करने में। देखो, ये जो ब्लू सरफेस दिख रहा है ना, ब्लू सरफेस, ये एक्चुअली क्या है, एक परावर्तक तल है। ये एक्चुअली में क्या है, एक परावर्तक तल है, परावर्तक तल है। और इस परावर्तक तल पर एक देखो ये वाली प्रकाश की किरण आ करके गिरी है, ये वाली प्रकाश की किरण आ करके गिरी है। इसको हम लोग इंसिडेंट रे या फिर आपतित किरण कहते हैं। यहाँ पर गिरने के बाद ये टकरा के इससे इस दिशा में वापस चली गई है, इसको रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण कहते हैं। जहाँ पर गिरी है, आप सभी को पढ़ाया है मैंने पिछले लेक्चर में, इसको आपतन बिंदु कहा जाता है। आपतन बिंदु कहा जाता है जहाँ पर किरण आके गिरी है। और इस आपतन बिंदु पर जो ये परावर्तक तल है ना, जो परावर्तक तल है, जो ब्लू सरफेस आपको दिख रहा है, इस पे अगर एक लंबवत लाइन खींच दी जाए तो उसको नॉर्मल या फिर अभिलंब कहा जाता है। अब ये जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, और ये जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो एक ही तल में होते हैं, वो मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया, बट यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा ये जो येलो सरफेस है, येलो सरफेस, ये तीनों इसी एक येलो सरफेस वाले तल में ये यहाँ पर दिखाई आपको दे रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा, सिंपल समझो ना, ये जो ब्लू वाला सरफेस है, ये जो ब्लू सरफेस है, ये एक टीन की चद्दर है और इसके बीचों बीच में एक येलो कलर की एक लंबी सी दूसरी टीन की चद्दर मैंने यहाँ पे 90 डिग्री पे बिल्कुल खड़ी कर दी है। इसके बीच में बिल्कुल मैंने टिका दिया है। तो ये जो येलो वाला एक अलग प्लेट है, ये एक अलग प्लेन भी है। तुम्हारे समझने के लिए प्लेट मैंने बोला, ये एक अलग प्लेन है। और ये जो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब है ना, ये तीनों इसी येलो सरफेस में ही हैं। ये जैसे ये एक प्लेट और इसके 90 अंश पे एक ये प्लेट मैंने खड़ी कर दी है। उसके अलावा जो कहीं भी जगह है, कहीं भी दूसरी तरफ जो जगह है वहाँ पर, या फिर ये जो तीनों आपको दिख रहे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये कहीं से भी ब्लू सरफेस में या कहीं और आपको नहीं जाते हुए दिखाई देंगे। इसी को हम लोग प्लेन ऑफ इंसिडेंस भी कहते हैं। और याद रखना, ये तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। आई होप कि आपका कन्फ्यूज़न अगर रहा भी होगा तो वो दूर हो गया होगा। देखो, मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगा। आई प्रॉमिस कि अगर आप टाइम देते हो, मुझे थोड़ा सा मन लगा के पढ़ते हो, तो ये चैप्टर में कहीं और से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको जो नोट्स है वो भी प्रॉपर मिलेगा। कहीं और से कुछ भी लिखने, पढ़ने, खोजने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। विद न्यूमेरिकल्स हर चीज़ बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको टाइम देना पड़ेगा। और याद रखो, देखो, जो मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट्स हैं, जो लोअर क्लास फैमिली से आते हैं, आपके लिए एजुकेशन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है लाइफ में ग्रो करने का। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, विकास करना है अपने परिवार का, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आप देखो, बड़े फैमिली से हो तो बिजनेस में चले गए, कोई नेता नगरी में चला गया, नेता के बच्चे नेता बन रहे हैं। तो आजकल इंडिया में कुछ ऐसा ही चल रहा है भाई, बहुत टफ है। या फिर आपके पास कुछ स्किल्स हो, आप प्लेयर हो, आप कोई जैसे कि नेता अभिनेता हो, है ना, सिंगिंग हो, कुछ सिंगिंग आती हो आपको, कुछ स्पेशल है तो बात अलग है। अदरवाइज आपके पास एजुकेशन के अलावा ऑप्शन नहीं है। इसलिए पढ़ रहे हो, मेहनत से पढ़ो, तरक्की आपकी जरूर होगी, ठीक है। तो अब ये आपका डाउट आई होप क्लियर हो गया होगा।
आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि परावर्तन के नियम जो थे उसके बाद अब हमें और क्या पढ़ना है। तो आगे चलते हैं, देखिएगा परावर्तन का, देखिए परावर्तन का एक जो सबसे बेस्ट जो सरफेस होता है वो दर्पण होता है, मिरर होता है। एक जो शीशा होता है ना, जो दर्पण होता है, अगर ये एक दर्पण है तो इससे बढ़िया परावर्तक तल दुनिया में और कुछ नहीं है। तो चूंकि हम परावर्तन पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं, परावर्तन क्या होता है, शीशे से टकरा के या किसी भी एक चमकीले सरफेस से, पॉलिश्ड प्लेन से टकरा के किरणों का वापस जाना परावर्तन कहलाता है। ये तो मैंने पढ़ाया है, बट आपको मैं बता रहा हूँ कि दर्पण से अच्छा परावर्तक इस दुनिया में कोई नहीं है। सबसे बढ़िया परावर्तन कौन करता है, दर्पण। तो एक्चुअली हम अगर परावर्तन को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले दर्पण के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, जानकारी हमें दर्पण के बारे में भी रखनी पड़ेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो है दर्पण को, सॉरी ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं, दर्पण को यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, दर्पण को यहाँ पर अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। तो दर्पण या मिरर क्या होता है आप सभी को पता है, लेकिन एक अच्छी भाषा में कैसे लिखोगे, कहोगे कि यह एक चमकीला और अधिक पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है जो अपने सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। आपके घर में भी मिरर होगा, आप डेली जब भी नहा धो के आप जरूर एक बार चेहरा देखते होंगे, तो वो क्या करता है, अपने सामने मिरर क्या करता है, अपने सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, उसके सामने खड़े होंगे तो उसके सामने जो भी वस्तु होगी शीशे के सामने वो उसका चित्र बनाएगा। और शीशा याद रखना, दर्पण जो बाहर से इतना चमकदार सा दिखता है, कभी तोड़ के देखना, पीछे जो प्लास्टिक का फ्रेम होता है या फिर लकड़ी का, वो हटा के केवल उसमें से कांच निकालना, तो आगे जो चमकीला एकदम सफ़ेद सा बिल्कुल एक सरफेस दिखाई देता ना, उसके पीछे लाल कलर का कोई पेंट किया गया होगा, पॉलिश किया होगा, ताकि ये जो शीशा है ये बढ़िया से परावर्तन कर सके। अगर शीशे पे वो पॉलिश नहीं होती ना अंदर से, तो एक्चुअली जो चश्मे का शीशा होता है ना वो वैसे हो जाता है, किरणें आती हैं और टकरा के वो अंदर चली जाती हैं, परावर्तन नहीं होता। तो वो मिरर बनाने का एक तरीका है, लेकिन वो आपको अभी एक्सप्लेन और अच्छे से कर दूंगा मैं। आगे जरा सा देखिएगा, दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण जिसको इंग्लिश में प्लेन मिरर बोला जाता है, एक होता है गोलीय दर्पण जिसको स्फेरिकल मिरर बोला जाता है इंग्लिश में। तो एक एक को एक्सप्लेन कर लेते हैं बारी बारी से। एक समतल दर्पण की अगर बात करें, प्लेन मिरर, जैसा कि ये शब्द खुद बता रहा है, एक ऐसा दर्पण जिसका तल कैसा हो, समतल हो, एक समान हो, बिल्कुल एक समान तल वाले दर्पण को समतल दर्पण कहेंगे, प्लेन मिरर कहेंगे। तो देखो डेफिनेशन में भी मैंने लिख दिया कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, ठीक है, समतल दर्पण कहलाता है। बहुत सिंपल मैं कह रहा हूँ, आपको इतना इजी तरीके से लेके चलूंगा प्रकाश में, कह रहा हूँ कि कहीं और से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो ना, यहाँ पे एक प्लेन सा सरफेस, ये एक समतल, और इस पे पीछे मैंने बताया ना कलई किया हुआ भाग, या फिर इसको पॉलिश करना भी कहते हैं, इसको पॉलिश कर दिया गया होगा, लाल कलर के ऑक्साइड से पेंट किया गया रहता है, वो भी आपको आगे कभी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल अपने टॉपिक पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे कलई किया हुआ भाग या फिर इसको पॉलिश किया हुआ भाग, पेंटिंग किया हुआ भाग कहते हैं। और ये जो सामने वाला जो तल बचता है, पीछे तो पेंट कर दिया, तो जो आगे वाला तल बच रहा है वो परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, वो समतल दर्पण बन जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हमें क्या पढ़ना है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति पढ़नी है। देखो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, प्रकृति या फिर इंग्लिश में उसको नेचर कहते हैं, उसका नेचर कैसा होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, वो पढ़ने वाले हैं। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, समतल दर्पण जो होता है ना, उसके अगर बनी प्रतिबिंब की बात करो ना, तो समतल दर्पण के सामने वस्तु चाहे उसके बहुत पास रख दो, उससे थोड़ा दूर रख दो, उससे ज़्यादा दूर रख दो, बल्कि ले जाके बहुत ज़्यादा दूर रख दो, उसके द्वारा जो बनी प्रतिबिंब की प्रकृति होती है ना, वो बेटा हमेशा एक जैसी होती है, उसका नेचर कभी बदलता नहीं है। इसीलिए इसमें बहुत कुछ हमें विज्ञान लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ अलग अलग कोई केस नहीं पढ़ने हैं, कोई बहुत ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है। क्यों बेटा, क्योंकि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है उसका जो नेचर है वो हमेशा एक जैसा होता है, चाहे दर्पण के पास वस्तु हो, दूर हो, बहुत दूर हो, कहीं भी हो। तो एक काम करते हैं, उसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब है जिसमें कोई ज़्यादा केसेस नहीं है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, एक जैसा हर जगह है, वो आखिर क्या नेचर है, वो क्या प्रकृति है, वो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले प्रकृति ध्यान रखिएगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। देखो एक चीज़ याद रखो, सीधा होने का मतलब, देखो अगर ये सर है और ये पैर है, इस तरह से कोई एक व्यक्ति है, अगर इसका प्रतिबिंब बिल्कुल सर ऊपर और नीचे पैर ऐसा ही बन गया तो सीधा है। अगर सर नीचे बन गया और पैर उसका ऊपर बन गया
तो ये प्रतिबिंब क्या कहोगे कि ये वाला उल्टा है। तो ऐसा नहीं है, समतल दर्पण में सीधा ही बनता है और आभासी मैं आपको थोड़ी ही देर बाद एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे थोड़े से पल के लिए बस एक बार को याद रख लो कि आभासी होता है, आभासी जिसका हम आभास कर सकते हैं, पर आभासी के बारे में और भी अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पर थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है, जब हम प्रतिबिंब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक बात, पहला पॉइंट याद कर रखना है हमें कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। सर ऊपर है तो सर ऊपर ही दिखाई देगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पैर ऊपर हो जाएगा, सीधा बनता है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रतिबिंब का जो साइज है वस्तु के साइज के बराबर होता है। मतलब ये है कि अगर दर्पण के आगे, जैसे अगर ये 5 फीट का आदमी है तो शीशे में भी 5 फीट का ही दिखेगा, अगर 5 फीट का है तो शीशे में भी 5 फीट का ही दिखेगा। वस्तु का साइज जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बनता है, किसमें, समतल दर्पण में। और तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखा होता है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, मतलब कहने का ये है कि अगर मान लो यहाँ पे मिरर है, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे मिरर है, तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा होता है ना दर्पण से, मान लो 1 मीटर की दूरी पर, तो उसका प्रतिबिंब उसको दर्पण के अंदर 1 मीटर पीछे आभास होगा। देखो 1 मीटर पीछे उसको आभास होगा, ये तो कल ही किया गया है ना, ये पीछे बनेगा, आगे नहीं बनेगा, पीछे बनेगा, ठीक है। वो दर्पण के अंदर, तुम्हें ऐसा लगता है शीशे के अंदर तुम्हारा चित्र बन रहा है। कभी भी तुम देखना, तुम यहाँ से थोड़ा और पीछे जाओगे ना, तुम 2 मीटर आ गए ना, तो शीशे के अंदर प्रतिबिंब भी 2 मीटर की दूरी पर पीछे चला जाएगा। तुम थोड़ा और पीछे आओगे ना, तो वो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब तुम्हारा और पीछे चला जाएगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, एक सेकेंड, हाँ ये थोड़ा इरेज कर देता हूँ तो पढ़ने में अच्छा लगेगा। हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। तो तीसरा पॉइंट का मतलब समझ में आ गया होगा कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखा होता है। और चौथा, इसमें बना प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। अब एक नया शब्द आया, पार्श्व परिवर्तित होता है। कह रहा है कि इनमें बना प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। अब पार्श्व परिवर्तित क्या होता है वो भी आपको जल्दी से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो, इसलिए मैंने एक पॉइंट भी बना दिया है पार्श्व परिवर्तन का, जिसको इंग्लिश में लैटरल चेंज कहते हैं। इंग्लिश में लैटरल चेंज कहते हैं। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है जरा सा देख लीजिएगा। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, कहता है कि पार्श्व परिवर्तन में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां भाग दिखाई देता है तथा उसका बायां भाग दायां भाग दिखाई देता है। मतलब कहने का ये है कि बाएं का दाएं और दाएं का बाएं अगर दिख जाए तो उसको हम लैटरल चेंज कहेंगे। इस तरह के परिवर्तन को हम लोग हिंदी में पार्श्व परिवर्तन कहेंगे। और ये परिवर्तन कौन दिखाता है, समतल दर्पण दिखाता है, समतल दर्पण दिखाता है। और तुमने शीशे में कभी तुम घर पे खड़े होना, देखो यहाँ पर एक चित्र की मदद से मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूँ। ये देखो, ये एक शीशा है, येलो कलर वाला जो मैंने बनाया है, ये एक शीशा है। और इस शीशे के बाहर यहाँ पर ये चंगू नाम का एक लड़का खड़ा है, चंगू। अब ये चंगू यहाँ पे खड़ा है, चंगू खड़ा है ना, शीशे के बाहर ऐसे हाथ उठाया हुआ है, तो ये इसका दायां हाथ है। जबकि शीशे में ये देख रहा है कि देखो प्रतिबिंब तो सीधा बना है, सर ऊपर पैर नीचे सीधा बना है, लेकिन वो पार्श्व परिवर्तित हो गया है। इसका जो दायां हिस्सा है ना वो शीशे में बायां लग रहा है। ये दायां हाथ उठाया है, शीशे में लग रहा है कि बायां उठाया है, ठीक है, बायां उठाया है। तो ये दायां वाला बाएं तरफ दिखाई दे रहा है और जो बायां हाथ है, ये जो बायां वाला था वो शीशे के अंदर वो देखो दाहिने तरफ उल्टा हो गया, ये दाएं तरफ दिखाई दे रहा है। इसको तुम आज ही जब मैं पढ़ा लूँगा अभी तो जाना और शीशे में देखना, तुम देखोगे, तुम शीशे के अंदर देखोगे कि तुम्हारा हर जो दायां हिस्सा है वो शीशे के अंदर बाएं की तरफ दिखाई देगा और जो तुम्हारा बायां हिस्सा है वो शीशे के अंदर दाहिनी तरफ दिखाई देगा। वो बिल्कुल जैसे चित्र में मैंने यहाँ पर दिखाया है ऐसे ही परिवर्तित हो जाएगा। इसी को पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। सेम यही देखो, मोबाइल का कभी फ्रंट कैमरा चलाना, अब फ्रंट कैमरे में तुम देखोगे ना कि जो पार्श्व परिवर्तन मैं पढ़ा रहा हूँ वो वहाँ पर भी हो जाता है। दाएं का बाएं हो जाएगा और बाएं का दाएं हो जाएगा, बाएं का दाएं हो जाएगा। वो एकदम से वीडियो कॉल जब करते हो आप फ्रंट कैमरे में देखना, ये वहाँ पर चेंजेस आपको बैक कैमरे में नहीं, बैक कैमरे में पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है, फ्रंट में पार्श्व परिवर्तन होता है। उसको सेटिंग से बंद भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। आपका दाहिना बाएं और बायां दाहिने में दिखाई देगा। और इससे भी बेहतर एक तुम्हें एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे ये काम करना, जैसे ये मिरर है ना,
और मिरर के सामने तुम एक काम करना, ऐसे कागज पे पी लिख के ले जाना और मिरर के सामने दिखाना, तो तुम देखोगे ना वह पी उल्टा हो जाएगा, ऐसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा, उल्टा नहीं होगा, पासर और परिवर्तित हो जाएगा। उल्टा तो तब होता जब ये पी ऐसे बनता नीचे की तरफ, लेकिन ये बनेगा ऊपर ऐसे सीधा ही बनेगा, लेकिन पासर और परिवर्तित हो जाएगा। जो पी का गोला इधर है ना, ये बाएं तरफ चला जाएगा, ये इस तरह से दिखाई देगा। और वीडियो मोबाइल में भी क्या करना, तुम फ्रंट कैमरा पे ऐसे कभी कॉपी पे कुछ भी लिखा होगा ना, तो फ्रंट कैमरे से उसकी फोटो खींचना, तुम देखोगे ना सब दाएं का पासर और परिवर्तित दिखाई देगा, वो उल्टा दिखाई देगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में यहाँ पर बातें आ गई होंगी। आगे चला जाए, एक काम करते हैं, समतल दर्पण के उपयोग की बात कर लेते हैं। देखो समतल दर्पण का टॉपिक बहुत संकुचित है, छोटा सा ही है, थोड़ा सा मेहनत से पढ़ लेंगे काम खत्म हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। उपयोग की बात करें तो पहले नंबर का उपयोग कहाँ पे होता है, घरों में चेहरा देखने के लिए। जितने भी घर में अलमारी में, ड्रेसिंग टेबल में छोटा शीशा, बड़ा शीशा, जो भी घर में यूज़ करते हो आप, तो वो सभी शीशा समतल होता है। और कभी भी आप सैलून या ब्यूटी पार्लर में जब जाते हैं लड़कियां वगैरह, तो वहाँ पर भी जो शीशा यूज होता है वो कौन सा वाला होता है, पूछ भी सकता है आपसे कि कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, तो आप कहोगे समतल दर्पण यूज किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ समतल दर्पण के अंदर कोई डाउट नहीं बचा होगा। आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा इस टॉपिक को और बढ़ा लेते हैं। देखिएगा, अभी ये 19 मिनट की वीडियो यहाँ पर दिखाई जा रही है, ये बल्कि थोड़ा सा कम भी हो जाएगा अभी बाद में जब मैं इसको अपलोड करूँगा, तो इसलिए अभी आपके पास 5-10 मिनट है, कम से कम आधे घंटे तो आप पढ़िए। ठीक है, तो उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो समतल दर्पण, अब देखो अगर तुम्हें याद हो तो दर्पण मैंने आपको पढ़ाया था दो तरह का, समतल दर्पण प्लेन मिरर और गोली दर्पण स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अब मैं गोली दर्पण एक्सप्लेन करूँगा। समतल दर्पण में ज़्यादा झमेला नहीं था, बस इतनी सी बात थी, अगर ये पढ़ लिया तुमने, सीख लिया, तो समतल दर्पण की कहानी खत्म हो जाती है। इसीलिए इसमें हम लोगों को ज़्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत पड़ी नहीं। लेकिन गोली दर्पण में कहानी अलग अलग होती है, बहुत सारे केसेस बनते हैं, बहुत सारा अलग अलग परिवर्तन देखने को मिलता है, तो उसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो यही जान लो कि गोली दर्पण या स्फेरिकल मिरर क्या होता है। देखो ना, मैंने कहा ना, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से पढ़ लिया तुम्हारा काम एकदम से ख़त्म हो जाएगा, एकदम यहीं से तुम्हारा काम हो जाएगा। गोलीय शब्द जो है ना, गोलीय शब्द बता रहा है कि जिसका तल गोलीय होगा, वक्रीय होगा, स्फेरिकल होगा, ऐसा दर्पण जो गोलीय हो, घुमा हुआ हो, है ना, वक्रीय हो, तो वो दर्पण क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा। देखो शब्द में ही छिपा हुआ है, इसकी परिभाषा छिपी हुई है। तो इसका ये क्या कह रहा है कि ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, देखा सेम वही लिखा है ना, गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। और यह भी देखो, अब गोलीय दर्पण तो तुम्हें समझ में आ गया कि ऐसे दर्पण जिनका पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। और यह दो प्रकार का होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना कि यह दो प्रकार का होता है। एक तो पहला, अगर हम बात करें अवतल दर्पण, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं, अवतल दर्पण। अब देखो शब्द खुद बताएगा अवतल क्या होता है। अवतल, अव मतलब होता है धंसा हुआ। देखो याद रखो, मेरे लॉजिक के हिसाब से चलो ना, कहीं फंसोगे नहीं, कभी भूलेगा नहीं। अवतल मतलब कि, अव मतलब कि मैंने क्या बताया, धंसा हुआ, मैंने क्या बताया, धंसा हुआ। और तल मतलब तल होता है, धंसा हुआ तल। धंसा हुआ तल वाला जो दर्पण होगा वह अवतल दर्पण कहलाएगा, या फिर कॉनकेव मिरर इंग्लिश में। और परिभाषा देखो क्या लिखा हुआ है कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, देखो जब भी दर्पण की बात करेंगे हम परावर्तक पृष्ठ की बात करेंगे, कलई वाले की बात नहीं करेंगे। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है या अंदर की ओर धंसा हुआ है, वह अवतल दर्पण कहलाता है, कॉनकेव मिरर कहलाता है। एक चित्र भी यहाँ पर मैंने आपको बना के दिखाया है, इसमें देखो ना, ये जो परावर्तक तल है ये कहीं ना कहीं गहरा होता जा रहा है, गहरा होता जा रहा है, कहीं ना कहीं धंसा हुआ है। कौन, परावर्तक तल, क्योंकि जो उभरा हुआ तल है, जिधर पीछे की तरफ उभार दिख रहा है, इधर तो कलई किया गया हुआ है, पेंट किया गया होगा, पेंट किया है, इसीलिए जो धंसा हुआ तल है वो परावर्तक तल बन गया है। और इस तरह के दर्पण को ही हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो दो प्रकार का होता है, एक तो अवतल दर्पण क्या होता है वो भी एक्सप्लेन कर दिया, और इसका दूसरा भैया जो है वह कौन है, वह उत्तल दर्पण। उत्तल, उत्तल, ये देखो ना, उत्तल, इसी में परिभाषा छिपी हुई है। उत्तल, उ मतलब उभरा हुआ, उ मतलब उभरा हुआ, मतलब जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होगा, उभरा हुआ तल होगा, परावर्तक तल होगा, वह उत्तल दर्पण कहलाएगा। इंग्लिश में
कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। बार बार बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि तुम बिल्कुल इसको याद कर लो। इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, भले हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो, पर साइंस में इंग्लिश के वर्ड्स को आप जरूर याद रखें, आपके काम आएगा। कॉन्वेक्स मिरर तो वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है ना, उत्तल दर्पण कहलाता है। या फिर उभरे हुए भाग से जिसमें परावर्तन हो, याद रखना, उभरे हुए भाग से। देखो ये उभार बढ़ता चला जा रहा, बढ़ता चला, उभरा हुआ जो उभरा हुआ तल, तो उभरे हुए तल से जिसमें परावर्तन हो वह कौन सा? उत्तल दर्पण कहलाता है। तो जाहिर सी बात है तो जाहिर सी बात है इसके धंसे हुए तल में कलई की गई होगी, पेंटिंग किया हुआ होगा, ताकि इसका उभरा हुआ तल परावर्तक बन जाए, और परावर्तक बन गया उभरा हुआ तल, तो इसी को हम लोग कौन सा दर्पण नाम दे देते हैं? उत्तल दर्पण नाम दे देते हैं। यानी कि दर्पण के बारे में तुमको पता चल गया। दर्पण के बारे में एक तो अवतल है और एक उत्तल है। तो अवतल में तुमको पता चल गया कि जिसमें धंसे हुए तल से परावर्तन हो, और उत्तल में तुम्हें पता चल गया जिसमें उभरे हुए तल से परावर्तन हो। ठीक है, अभी मेरा और पढ़ाने का मन था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आधे घंटे 20-25 मिनट आप आसानी से पढ़ सकते हो, तो मैं इसलिए वीडियो को छोटा छोटा करके बीच बीच में एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और बचा हुआ, थोड़ा और देखो इसमें और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। देखो घबराना नहीं, है ना, एक सेकेंड थोड़ा सा इरेज करने दो, फिर तुम्हें और बेहतर चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, टेक इट ईजी, ज़्यादा टेंशन लेना ही मत, कभी तुम कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, देखो आगे चलते हैं। देखो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को मैं एक्सप्लेन करने के लिए, देखो कुछ आकृतियाँ बना रहा हूँ, तुम खुद बताना कि कब उत्तल होगा कब अवतल होगा। जैसे कि एक ये आकृति है, एक ये आकृति है, थोड़ा शेप सही से नहीं बन रहा है क्योंकि ये मैंने थोड़ा अलग तरीके से बनाया था प्रॉपर जब मैंने पीपीटी बनाई थी। एक ये शेप हो सकता है, एक ये शेप हो सकता है। देखो दर्पण को या तो इस तरह से रख दो या इसको उल्टा कर दो ना, तो इसको पलट दो ना। अगर पलट दोगे तो क्या करोगे? यही ऐसे रख दोगे, तो यानी कि कुल मिला के चित्र या तो ऐसे होगा या फिर इसको उल्टा कर दोगे तो ऐसे रख दोगे। ठीक है, इससे अलग तो कोई और दर्पण का सीन बन नहीं रहा है। ठीक है, ऐसे रखोगे। अब देखो अगर मान लो इसका जो उभरा हुआ तल है इस पर मैं कलई कर दूँ तो धंसे हुए तल से परावर्तन होगा, तो इस दर्पण का नाम क्या दोगे तुम? अवतल। अब इसमें देखो, इसमें अगर ये ऐसे, एक काम करता हूँ, ये थोड़ा गड़बड़ बना है, यहाँ पे देख लो, ऐसे एक शेप है। ठीक है, ध्यान देना, मेरी बात समझना। ऐसा नहीं कि चित्र को बस इसी को रट लो तुम, इसको नहीं रटना है। मतलब जैसे मान लो ये एक शेप है, अगर इसमें क्या हुआ, देखो ये उभरा हुआ तल है ना, अगर इस पर मैंने कलई मार दी, पेंट मार दिया, तो ये धंसा हुआ तल है, इससे परावर्तन हो रहा है ना, तो ये कौन सा दर्पण होगा? ये अवतल दर्पण होगा। ठीक है, चित्र पे मत जाना कि ऐसे है कि ऐसे है, कॉन्सेप्ट को समझो। अब जैसे अगर ऐसा एक फिगर हो, मान लो ये जो इसका धंसा हुआ पार्ट है इस पर मैंने पेंट कर दिया, धंसे हुए पे पेंट कर दिया, तो इसका उभरा हुआ भाग परावर्तक बन जाएगा, तो ये कौन सा दर्पण है? उत्तल है। अब चलो तुम बताओ कि अभी ये वाला कौन सा दर्पण बना दिया मैंने? कौन सा दर्पण बना दिया, जल्दी से बताओ जी। जिसके मन में आया है ना कि उत्तल है, उसका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि जो धंसा हुआ तल है इस पर पेंट कर दिया, तो उभरे हुए तल से परावर्तन हो रहा है, तो उत्तल है। चलो एक काम करो फटाफट से, चलो एक काम करो, इसको बताओ कौन सा वाला दर्पण है ये? कौन सा दर्पण है ये? जिन जिन बच्चों के दिमाग में अवतल आ रहा है, अवतल दर्पण, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके उभरे हुए भाग पे कलई की है, अंदर से धंसे हुए भाग से परावर्तन हो रहा है, तो अवतल है। पहचानने का तरीका देख लो, बेस्ट तरीके से तुम्हें सिखा रहा हूँ। अगर अब भी तुम नहीं पढ़ रहे हो, या देखो एक चीज़ बताऊँ, सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट के लिए तुम क्या कर सकते हो भाई, जितनी मेहनत से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें और मेहनत से पढ़ाऊँ, इसके लिए तुम क्या कर सकते हो? तुम मुझसे बात कर सकते हो, कमेंट करो, वीडियो मज़ा आता है तो लाइक कर दो, शेयर तो तुम्हें अपने दोस्तों में भर भर के कर देना है कि भाई पढ़ो 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 पढ़ो, मिलजुल के पढ़ोगे तो और मज़ा आएगा पढ़ाई में। ठीक है, तो शेयर करना है आपको थोड़ा सा। जब वीडियो मतलब जैसे होता है ना, ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है, ज़्यादा लोग कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो पढ़ाने वाले को भी मज़ा आता है। फॉर माई मोटिवेशन आप क्या कर सकते हो? लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो अगर मज़ा आ रहा है। चलो इसको बताओ कि कौन सा दर्पण है ये? इसको बताओ, है ना, जिसके मन में अवतल आ गया, अवतल, क्योंकि बाहर कलई की है, धंसे हुए तल से परावर्तन हो रहा है, अवतल दर्पण, वो सही है। अच्छा चलो एक काम करो, एक और बनाओ। अब ये वाला बताना, चलो ये वाला बताओ कौन सा दर्पण है?
धंसे हुए से गहराई वाले में तो पेंटिंग कर दी, उभरे हुए से परावर्तन होगा तो ये उत्तल दर्पण, उभरे हुए से हो रहा तो उत्तल दर्पण कहलाएगा। उत्तल जिसके इसके मन में आया है वो बिल्कुल सही आपके मन में आ रहा है। तो आई होप कि आप दर्पण पहचानना सीख गए हो। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दर्पण तक हम पढ़ चुके हैं। इसके आगे की चीज़ देखो, मुझे लग रहा है हो जाएगा 20-25 मिनट का लेक्चर हो जाएगा, तो बाकी की चीज़ें पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। नेक्स्ट क्लास में जस्ट वेट एंड वॉच, वहाँ पे और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं और बेहतर कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं। इतनी बढ़िया तरीके से अगर आपने कहीं और पढ़ा हो तो मुझे ज़रूर बताना, और अगर नहीं पढ़ा हो तो एक बार कमेंट में एक बार आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।